हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी मेनिया। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे 19 जून का द हिंदू एडिटोरियल। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कोटेशन के साथ। तो आज का कोटेशन हमारा जुडिशरी से जुड़ा हुआ है, जस्टिस से अगर हम कहें तो क्या कहता है आज का कोटेशन? ये कहता है नॉट ओनली मस्ट जस्टिस बी डन, इट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। मतलब क्या है कि जो न्याय है वो सिर्फ हो ना, बल्कि होता हुआ भी दिखना चाहिए। मतलब क्या है इसका अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि देखिए, जो भी आप जो जुडिशरी है, जब वो कोई भी जजमेंट डिलीवर करती है तो उसमें कोई पार्शलिटी ना हो, ना तो उसमें कोई बायस ना तो कोई उसमें बायसनेस हो, बल्कि जो एक प्रोसीजर है और जो एक कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ है, नेचुरल जस्टिस है, नेचुरल लॉ है, उसको पूरा फॉलो करना चाहिए। तभी जो है एक लोगों का जो विश्वास है उसमें बना रहेगा। अगर उसमें पार्शलिटी होगी तो जो लोगों का विश्वास है जुडिशरी के प्रति, जो है जो कि आपका एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है, जब भी किसी कोई मान लीजिए किसी की फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो जुडिशरी की तरफ ही जाते हैं। वो पार्शियल अगर वो पार्शियल रहेंगे, मतलब पार्शियलिटी उनके उनके अंदर रहेगी और वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी जब उनके पूरे एक जस्टिस सिस्टम में, तो लोगों का विश्वास उससे टूट जाएगा और सोसाइटी में केओस जो है डेवलप हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा आज का क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो आइए शुरुआत करते हैं हिंदू एडिटोरियल के साथ, लेकिन जो कल के क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि जब पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था तो उस समय हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो ये हम सब जानते हैं 1954 में आपका जो पंचशील एग्रीमेंट साइन किया गया था, तो आपका उस समय जवाहरलाल नेहरू जी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। तो हमारा जो आपका ऑप्शन ए है सही हो गया। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या है कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो से जुड़ा हुआ कौन सा कथन जो है सही है? तो पहला कथन क्या है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड पर 10,000 लाइव बर्थ। तो ये आपका कथन जो है गलत है, क्योंकि जो इसमें जो 10,000 लिखा हुआ है ये नहीं होगा, बल्कि इसमें 1 लाख होता है फ्रेंड्स। तो ये आपका कथन जो है गलत हो जाएगा, आपका पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन क्या है कि अकॉर्डिंग टू सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2015-17 इंडियाज़ एमएमआर इज़ 122। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है फ्रेंड्स। तो इससे जो आपका ऑप्शन बी है वो सही है, बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हिंदू एडिटोरियल के साथ। तो हमारा पहला आपका क्या है एडिटोरियल? पहला एडिटोरियल है कि अभी हाल ही मतलब कल जो है इंडिया ने जो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप होती है उसमें जो एक कह सकते हैं कि जो इलेक्शन हुआ उसमें इंडिया जो है उसमें जीत गया है। तो और ये जो पीरियड होगा ये क्या होगा 2021 से 2022 में, 2021-22 के लिए होता है। तो ये देखिए, तो पहले हम जानते हैं कि जो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि नॉन परमानेंट मेंबर और परमानेंट मेंबर उसमें कौन से हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए, जो आपका जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये क्या है, जैसे आपका जो यूनाइटेड नेशन में कोई भी इंपॉर्टेंट डेलिब्रेशंस होते हैं, तो या फिर मान लीजिए कोई भी आपका यूनाइटेड नेशन में मेंबर की एंट्री होनी हो, या फिर जो आपके जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं यूएन के, उनका सिलेक्शन हो गया, तो इन सब मुद्दों पे जो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उनका बहुत ही अहम योगदान होता है। तो देखिए, इसमें मुख्यतः जो है 15 मेंबर होते हैं, 5 आपके परमानेंट मेंबर हैं जो आपके रिचेस्ट कह सकते हैं, जो आपके वर्ल्ड वार 2 के बाद जो सबसे रिचेस्ट नेशन इमर्ज होकर निकले थे, जैसे आपका यूएस हो गया, आपका यूके हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया। तो और इसमें तो ये सब जो है आपका चाइना, ये सब 5 आपकी कंट्री ऐसी हैं जो आपके उसमें परमानेंट मेंबर हैं। और जो आपका 10 मेंबर्स हैं वो जो है हर साल जो है 5 मेंबर्स की उसमें वोटिंग होती है। तो अभी इस साल जो है जो वोटिंग हुई है उसमें जो आपके 5 मेंबर का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें इंडिया का भी सिलेक्शन हुआ है। तो ये मेनली क्या होता है, जो आपके जो जोग्राफिकल रीजन्स होते हैं पूरे विश्व में, उसमें डिवाइड करके जो इंडिया का क्या है, इंडिया का जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसमें इंडिया का सिलेक्शन कह सकते हैं कि जो इलेक्शन हुआ है तो उसमें इंडिया जीता हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हुआ नॉन परमानेंट मेंबर, और जो आपका यूएनएससी हुआ। तो इंडिया का भी क्या हुआ कि 193 जो उसमें मेंबर है आपका यूनियन जनरल असेंबली में, उसमें आपका 184 वोट जो है इंडिया उसमें जीता है। और कौन कौन से नेशन उसमें जीते हैं? आपका मैक्सिको हो गया, नॉर्वे हो गया, आयरलैंड, ये भी जो है आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स उसमें हुए हैं। तो देखिए ये सब हुआ है। अब देखिए इंडिया क्या मतलब क्या कह सकते हैं कि क्या इंडिया ने क्या कह सकते हैं, क्या उनका कमिटमेंट रहा था जब उनका इलेक्शन हो रहा था? तो मेनली आपका जो मल्टीलेटरिज्म और एक कह सकते हैं कि जो भी उसमें रिफॉर्म्स वगैरह जो भी उसमें कमियां हैं, उन सब चीज़ों को इंडिया कह सकते हैं कि जब ये मिस वोटिंग हो रही थी तब वो उन्होंने किया था।
और क्या कहा था, और उन्होंने कहा था कि एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जो आपका यूएन पीस कीपिंग मिशंस है, या फिर आपका जो भी आपके इंटरनेशनल टेररिज्म के आपके कन्वेंशंस हैं उसको लेके, और आपका जो यूएनएससी आपका जो सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म या फिर उसकी एक्सपेंशन की बात हमेशा जो इंडिया किया हुआ है उसकी बात। तो इंडिया ने जब ये सब जो है मुद्दों पे इंडिया जो है बात किया। और अभी हाल ही में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने एक एक्रोनिम जो है ईजाद किया हुआ है, नॉर्म्स न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। तो ये जो है इंडिया अभी ये सब मेनली इंडिया का ऑब्जेक्टिव रहा है, मेनली जो 2 साल तक इंडिया यही इनका ये ऑब्जेक्टिव लेके इंडिया करेगा, ठीक है। तो देखिए चैलेंजेस क्या हैं, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे। देखिए ये हम सब जानते हैं, जो आपके जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वो आपका वीटो पावर होता है, मतलब किसी भी कोई भी ऐसा एग्रीमेंट होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें वो अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके उसको या तो उसको जो है खारिज कर सकते हैं। तो हमेशा से कोई भी रिफॉर्म जब भी लाने की बात कही गई है तो ये 5 आपके जो परमानेंट मेंबर्स हैं उन्होंने हमेशा एक ऑब्स्टिकल क्रिएट किया हुआ है, जिसमें जो अभी और हमने देखा अभी किस तरह जो है कोविड-19 में यूएस और चाइना किस तरह जो है इसका गलत इस्तेमाल किया हुआ यूएनएससी का। तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं आगे भविष्य में, तो इंडिया को किस तरह जो है आगे करना है। तो ये मेनली जो एक मल्टीलेटरिज्म का एक मुद्दा है और जो रिफॉर्म का मुद्दा है जो आपको यूनाइटेड नेशन में या फिर यूएनएससी में वो सब लेके आगे करेगा। और एक जो वैल्यू बेस्ड पोजीशन है पूरे विश्व में जो इंडिया बनाया हुआ है, जिससे आप कह सकते हैं कि जो इंडिया का अभी देखा हमने कि आपका जो एक 184 सीट्स में वोट्स जो है इंडिया अर्जित किया हुआ है। तो ये काफ़ी एक जो उनके लिए एक जो उनकी एक लीडरशिप क्वालिटी है वो सब इसमें निकल के बाहर आई है। और देखिए इसमें जो आपके वीकर नेशंस हैं उनकी आवाज़ को भी उठाना जो है इंडिया का एक कह सकते हैं कि ये भी इनका एक ऑब्जेक्टिव रहेगा मेनली। तो ये पूरा इस आर्टिकल में बात करते हैं। तो देखिए जो इसमें एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, देखिए ये पहली बार ऐसा नहीं है कि इंडिया नॉन परमानेंट सीट आया हुआ है, पहले भी कई बार इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर जो है आपका यूएनएससी का बना हुआ है। आपका दूसरा आर्टिकल क्या है कि फ्यूल प्राइसेस के है। फ्यूल प्राइसेस देखिए बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि जो है अगर हम बात करते हैं जो कि क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं पूरे विश्व में वो कम हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में हम जानते हैं कि जो आपका जो कस्टम ड्यूटी वगैरह है और जो एक वैट स्टेट हर स्टेट लगाता है, तो इससे जो फ्यूल प्राइसेस हैं काफ़ी इंडिया में बढ़ गए हैं। देखिए इससे इश्यूज़ मतलब इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम मेनली यही होगी क्योंकि देखिए जो कभी आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं, तो लोग पर्सनल व्हीकल्स का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में अगर फ्यूल प्राइसेस ज़्यादा होंगी, और हमने देखा कि लॉकडाउन लगने से काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं और काफ़ी जो है लोगों को नुकसान भी हुआ है, सेविंग्स भी लोगों की हर्ट हुई है। तो ऐसे में फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे तो फिर लोग जो पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो काफ़ी उनको हर्ट होगा। दूसरा क्या इशू है, दूसरा जो आपके ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी हर्ट होगा, जो आपकी पूरा इसी पे बेस्ड फ्यूल पे ही जो है बेस्ड होती हैं। और जो आपकी अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिवाइवल की बात कर रही हैं, कोई माली इंडस्ट्री है वो फ्यूल पे ही मेनली चलती है। तो ऐसे में अगर फ्यूल प्राइसेस ज़्यादा होंगे तो उनको कॉस्ट ज़्यादा आएगा। तो और एक जो इकोनॉमिक रिवाइवल की बात कर रहा है इंडिया, उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना आगे करना पड़ सकता है। तो ऐसे में इंडिया को एक कैलिब्रेटेड अप्रोच अपनाना चाहिए, अगर जो है जो आपके फ्यूल प्राइसेस को मतलब मेनली इनको क्या कह सकते हैं कि मॉडरेट करने के लिए। इस आर्टिकल में पूरी इसकी बात करते हैं। दूसरे आर्टिकल में हमारा जो है ये हमने कल भी देखा था, नेपाल इंडिया और चाइना के जो रिलेशनशिप है उसकी बात करता है। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें निकल के नहीं आ रहे हैं, तो इसको तो है हम नहीं डिस्कस करेंगे। वहाँ तीसरा आर्टिकल है मीडिएशन जुड़ा हुआ है। तो मीडिएशन क्या है फ्रेंड्स, मीडिएशन देखिए अभी हम आगे देखेंगे। तो देखिए क्या है, पहला इसमें बात कर रहे हैं कि देखिए जस्टिस कह रहे हैं, जस्टिस मस्ट नॉट बी सीम टू बी डन बट जजेस मस्ट ऑल्सो बी सीन वाइल दे आर इंगेज इन द टास्क ऑफ डूइंग इट। मतलब ये हमने देखा था, कभी हमने जब क्वेश्चन देखा था कि जस्टिस मस्ट नॉट बी डन बट इट मस्ट बी सीम टू बी डन, ये हमने देखा था। लेकिन इसमें बता रहे हैं कि देखिए जो जजेस हों वो इंगेज भी होने चाहिए, काम करते मतलब वो काम निरंतर करते रहना चाहिए उनको। तो अभी क्या हुआ है कि कोविड-19 में हमने देखा कि किस तरह एक कह सकते हैं कि जो एक प्रॉक्सिमिटी है और एक जो जजेस का इंटरेक्शन है वो नहीं हो पा रहा है, इसीलिए जो एक वर्चुअल कोर्ट के लोग डिमांड कर रहे हैं। और इसको हमने काफ़ी आर्टिकल इसमें डिस्कस कर लिए हैं। तो देखिए अभी और एक दूसरा टूल क्या हो सकता है, दूसरा टूल हमारा जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हमारे पास क्या है, मीडिएशन का है, ठीक है। तो मीडिएशन जो है क्या है, पहले तो ये हम जान लेते हैं। देखिए मीडिएशन क्या होता है, ये आपका जो कोर्ट प्रोसेस होता है उससे बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लीजिए 2 पार्टी हैं, उनमें
कोई भी मतलब कि मान लीजिए कोई भी डिस्प्यूट है तो आपस में सुलझा के एक कह सकते हैं कि एक कंसेंसस डेवलप किया जाए एमिकेबली उसको करके, अगर हम कहें तो। और उसमें ऐसा कोई विन लूज़ का वर्डिक्ट नहीं, मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई हारे, कोई जैसा हम जानते हैं कि अगर कोर्ट में जाते हैं तो अगर कोई भी आपका मुद्दा है तो उसमें या तो आप हारेंगे तो जीतेंगे, लेकिन आपका जो मीडिएशन में क्या होता है कि एक पर्सन होगा जो मीडिएट करेगा बीच में, और वो एक कंसेंसस डेवलप किया जाएगा उसमें, ना कि कोई वो वर्डिक्ट देगा मेनली। तो ये मेनली इसका मूल्य होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मेनली, तो इसमें कोई भी आपका कोई भी मतलब जो भी आपका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकल के आता है मेनली इसमें। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये आप कह सकते हैं कि जो आपका फॉर्मल जस्टिस सिस्टम होता है जिसमें आपका ओपन कोर्ट हियरिंग हो गया, उससे बिल्कुल अंतर, उससे बिल्कुल अलग होता है। कैसे अलग होता है? ये बिल्कुल क्लोज डोर में होता है, मतलब कि कहते हैं कि एक बंद कमरे में होता है, कम्युनिकेशन वगैरह मिलनी होता है, और आपकी जो भी आपकी बातें होंगी वो उसकी पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं ओपन कोर्ट में जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है वो पूरा अच्छे से मेंटेन नहीं होता, लेकिन बल्कि आपका जो मीडिएशन का जो कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी होगी वो पूरा मेंटेन की जाएगी। और अभी के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इसमें काफ़ी जो फ्लेक्सिबिलिटी भी है और इसकी अडेप्टिबिलिटी भी काफ़ी है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि मीडिएशन क्या हमारे इंडिया में कोई ऐसा लेजिस्लेशन है, तो जी हाँ, हमारे इंडिया में एक लीगल सर्विसेज एंड अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 और आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलिएशन एक्ट 1996 है, जिसके माध्यम से इसको लेजिस्लेशन एक का पूरा प्रोवाइड किया गया है। और जो हमारे जजेज़ हैं, जो लॉयर्स हैं, वो भी इसको वेलकम किए हैं, बल्कि वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट, मतलब जो भी कह सकते हैं, अगर ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ओपन कोर्ट से बिल्कुल अपोजिट है, फिर भी जो है जो हमारे लॉयर्स हैं और जजेज़ हैं इसको काफ़ी वेलकम किए हुए हैं। तो अभी का अगर हम बात करते हैं तो जो आपका ऑनलाइन, अगर हम बात करते हैं मेनली ऑनलाइन मीडिएशन, जैसे हम जानते हैं कोविड-19 में सिर्फ ऑनलाइन मीडिएशन ही पॉसिबल हो सकता है। तो ऑनलाइन मीडिएशन के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, वो अभी हम आगे देखते हैं इसमें। तो क्या है मेनली इसका एडवांटेज फ्रेंड्स? एडवांटेज मेनली यही है कि मान लीजिए आप माइल्स, आप बहुत दूर हैं और आपका कोई भी डिस्प्यूट्स है तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल आपका कोई लॉयर्स की मतलब कि आपका जब नहीं होगा ज़रूरत, इसमें आपका कोई भी जब भी आपको कोई सेपरेट मीटिंग करनी हो तो बिल्कुल आप अपने कंप्यूटर के माध्यम से कोई भी बटन क्लिक करके आप सिंपल आप अपने उनसे जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपका एक कॉन्सेंसस डेवलप हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है फ्रेंड आपका इसका मीडिएशन का? ये बिल्कुल कन्वीनियंट है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है, मतलब आपका जो टाइम का भी काफ़ी लॉस नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ओपन कोर्ट में जाते हैं तो आपका वहाँ पे जाना, फिर वहाँ पे काफ़ी कागज़ बनवाना, फिर ये सब काफ़ी उसमें इश्यूज़ होते हैं, लेकिन आपका मीडिएशन में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। और इसमें कोई भी कॉस्ट का भी मतलब नहीं होता मिलने, ना तो आपको कोई वही हम जो बात किया कि टाइम का भी काफ़ी आपको लंबा समय में नहीं करना होगा, ना तो कोई मान लीजिए कोई, कभी हम जानते हैं कि ओपन कोर्ट में कभी कभी क्या होता है एडजमेंट कर आपका कोर्ट को एडजर्न कर दिया था, तो ये सब इसमें इशूज़ जो है मेनली नहीं होते हैं। तो ये सब जो है आपका जो मीडिएशन सेंटर है या जो आपका मीडिएशन होता है, ये सब इन इशूज़ को जो है मेनली सॉल्व करता है। और इसके जो रिजल्ट होते हैं वो भी काफ़ी फास्टर होते हैं बजाय आपके ओपन कोर्ट हियरिंग के, ठीक है। अब हम देखिए, और इसमें लेकिन कुछ मिसिंग होता है, जैसे मतलब जो उसमें एक कह सकते हैं जो एक इमीडिएसी होती है और जो डायरेक्टनेस होता है और जो एक कंप्लीट कांटेक्ट होता है, वो सब इसमें मेनली आपका फेस टू फेस मीटिंग जो है नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी अगर हम दूसरे तरफ अगर हम देखते हैं इसमें, तो इसमें काफ़ी जो है सही भी होता है। देखिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जो आपके फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं मेनली, या फिर बिजनेस के मेनली डिस्प्यूट होते हैं, उसमें काफ़ी जो है, या फिर जो शादी के केसेस होते हैं मेनली, उसमें काफ़ी इमोशंस कह सकते हैं कि वो होता है, और काफ़ी उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को, मतलब कि कह सकते हैं कि एक फेस ऑफ टाइप का देखने को मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपका जो मीडिएशन है वो दूर करता है, ये सब जो भी डिफ़िकल्टीज़ है वो सब का आपका ये मीडिएशन जो है दूर करता है। और देखिए इसके, तो देखिए हमने ये बात किया कि ये आपका एडवांटेज हो गया। अब इसका जो है डिसएडवांटेज क्या क्या है ये हम देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन नहीं होती है, क्योंकि मान लीजिए आपका जो ऑनलाइन मीडिएशन होगा उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होगी, तो उससे जो आपका कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन नहीं होगी, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका है कि जो आपके जो मिलने आपके रूल्स वगैरह होते हैं, उसमें मान लीजिए कोई भी ऐसा उसका ब्रीच होता है तो उसके जो आपके पार्टिसिपेंट होते हैं उनको पिनलाइज किया जा सकता है, तो इससे काफ़ी एक लोग जो है इससे कतराते हैं करने के लिए। और टेक्निकल ग्लिचेस भी काफ़ी होते हैं, मतलब जैसे आपका मान लीजिए कोई टेक्निकल ग्लिचेस हो गई तो उससे काफ़ी दिक्कत होती है, तो वो सबको क्या बोलते हैं मिनिमाइज़ करने की आवश्यकता है, ठीक है। और आगे बता रहे हैं कि देखिए एक एप्रीहेंशन ये जो है किया जाता है कि मान लीजिए कोई भी, जैसे आपके
ये तो मान लीजिए आपके पास मीन्स कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो मतलब जो एक प्रिविलेज पर्सन है। लेकिन जो अंडर प्रिविलेज पर्सन है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इंटरनेट वगैरह को या फिर लैपटॉप वगैरह को, उनके लिए जो है उनको वो काफ़ी इससे रह जाते हैं। मतलब उनके लिए कह सकते हैं कि जो एक एक्सेस टू जस्टिस है उसका डिनायल होता है इससे, अगर ये जो है ये कैरी आउट किया जाता है। तो सरकार को और कोर्ट्स को ये करने की आवश्यकता है कि जो आपका ऑनलाइन मीडिएशन है, जो भी आपके वीकर पार्टीज़ हैं उनको असिस्ट करवाएं, उनको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएं, ताकि जो आपका मीडिएशन का प्रोसेस है वो उसको कैरी आउट किया जा सके। ठीक है, तो ये इसकी पूरी आर्टिकल में बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है कि क्या इंडिया जो है, जैसा अभी हमने देखा कि आपका इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो अभी डिस्प्यूट देखने को मिला, काफ़ी उसमें जो हमारे भारतीय सेना के जवान थे उनकी उसमें मृत्यु हुई। तो ये एक आवाज़ उठी है कि जो आप मीन्स इंडिया जो चाइना के प्रोडक्ट है उसका डिस्कार्ड करें। तो ये क्या इंडिया कर सकता है, तो ये इस पूरे आर्टिकल में इसमें बात करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर टाइप का इसमें है। इसको जो आपके अच्छे पॉइंट्स है उसको हम एक्सट्रैक्ट करके इसमें हम जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अभी जो इंडिया का और चाइना का ट्रेड है वो अभी 2019-20 में अगर हम बात करें तो वो $21 बिलियन है। इसमें इंडिया जो है $65 बिलियन जो है इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है। तो ये देखिए, इतने भारी मात्रा में इंडिया जो है चाइना का ट्रेड मेनली होता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि जो आपका मेक इन इंडिया इनिशिएटिव था वो क्या सक्सेस हुआ था ये होने में। तो देखिए, ये बिल्कुल नहीं। पिछले आप देख सकते हैं कितने सालों से जो चाइना के प्रोडक्ट हैं इंडिया में काफ़ी मात्रा में हो गए हैं। तो जो आपका मेक इन इंडिया है उसको इंडियन गवर्नमेंट ने जो है मटेरियलाइज नहीं कर पाया, और जो चाइना के ऊपर आपका डिपेंडेंस है वो काफ़ी एरियाज़ में वो बढ़ा ही है। तो कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसमें इंडिया का जो है बढ़ा हुआ है। देखिए, अगर बात करते हैं कैपिटल गुड्स की बात करें तो जो आपका मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग उसमें है, उसमें काफ़ी इंडिया जो है चाइना पे डिपेंड करता है। उसमें चाहे आपका मशीनरी हो गया, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिकल मशीनरी हो गया, चाहे आपका सेमी कंडक्टर हो गया, ड्रिवन मशीनरी हो गया, तो इन सब चीज़ों पे जो है इंडिया उस पर करता है। और फर्टिलाइज़र देखिए, इंडिया जो है चाइना से काफ़ी भारी मात्रा में इम्पोर्ट करता है। और अगर हम बात करते हैं आगे, तो देखिए जो आपका जो हैंड सैनिटाइज़र हो गया, मास्क हो गया, या फिर जो आपका जो कोई भी चीज़ हो गया मेनली, उस पे जो है इंडिया जो है काफ़ी भारी मात्रा में चाइना पे कह सकते हैं कि डिपेंडेंट है मेनली अभी। तो देखिए, ये पूरा इसकी बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि क्या प्रायोरिटीज़ जो है पॉलिसी होनी चाहिए इंडिया की, अगर इंडिया को जो है इंडिजनाइजेशन करना है तो। ठीक है, देखिए, हम जो हमारा आईटी सर्विस है उसमें तो जो हमारे स्किल्स हैं उसमें नो डाउट इंडिया का एक पूरे विश्व में अच्छा पोजीशन है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें जो हमारे स्किल्स हैं वो काफ़ी पुअर हैं, तो उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। दूसरा बता रहे हैं कि एक व्यू देखने को मिला है कि जैसे इंडिया में जो लेबर हैं वो काफ़ी चीप हैं, तो इससे जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी आ सकती है। ये जो है ऐसा परसेप्शन देखने को मिला है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए सिर्फ वेजेस ही मैटर नहीं करता है, बल्कि जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी काफ़ी मैटर करती है। मतलब क्या है कि मतलब जो प्रोडक्टिविटी मतलब एक जो कहते हैं कि उत्पादकता है, जो लोगों का जो काम करना एक नंबर ऑफ़ आवर्स वर्किंग आवर्स है, वो सब भी मैटर करता है। और कहते हैं जो एक स्किल्स है ये सब भी काफ़ी मैटर करता है प्रोडक्टिविटी में। तो जब तक वो जो है सही नहीं रहेगा तब तक जो एक इन्वेस्टमेंट है इंडिया में नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि जो हमारा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है, ठीक है, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है उसमें भले इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे देखिए काफ़ी सिचुएशन अभी ग्रिम बनी हुई है। इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। उसके बाद जो है बात करते हैं क्या कि जैसे एक ये बताया गया है, जो इन्वेस्टर्स हैं ये एक इशू जो है जाहिर करते हैं कि इंडिया में जो आपके लेबर यूनियंस हैं, जो लेबर लॉज हैं वो काफ़ी जो है स्ट्रिक्ट हैं। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोविड-19 में ही हमने देखा कि किस तरह जो एम्प्लॉयर्स हैं वो एम्प्लॉयज़ को निकाल दे रहे हैं, मतलब कि उनको फायर कर दिया जा रहा है। तो ये तो उनके वेजेस को कम किया जाए, तो उनके नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स को बढ़ा दिया जा रहा है। तो इससे क्या हुआ, देखिए जो एम्प्लॉयर्स हैं वही देखिए एक एडवांटेजियस पोजीशन में है। तो ये कहना गलत होगा कि इंडिया में लेबर जो यूनियंस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर दूसरी बात करते हैं कि जो हमारे इंडिया में FDI है पिछले 5 साल में, उसका क्या नेचर रहा है। अगर हम बात करते हैं वॉलमार्ट में, देखिए वॉलमार्ट जो है भी जो है एक्वायर किया है फ्लिपकार्ट को जो है। उसके बाद फेसबुक जो है ने जो है रिलायंस का जो जियो मार्ट है उस पर जो है उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। तो देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो जो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट ही हो रहा, मतलब कि जो एग्जिस्टिंग
हमारे एसेट्स हैं उसी पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बल्कि कोई नया ऐसा एक कह सकते हैं जो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है वो नहीं हो रहा है, जिससे आपका जो नई जॉब है, नई टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में आती है, वो देखने को नहीं मिला। तो जो एफडीआई है वो भी भारी मात्रा में इंडिया में नहीं है, और जो आया भी है वो मेनली आपके ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट ही आई है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं आई है। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं कि देखिए जो इंडिया है वो मार्केट बहुत बड़ी है, मतलब जैसे मार्केट काफ़ी बड़ी है इंडिया की, क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है इंडिया की। तो ये क्या मतलब कि ये क्या एडवांटेज है इसका। तो देखिए इंडिया जो इंडिया की मार्केट है उसको हार्नेस नहीं किया है मेनली। क्यों नहीं किया है? क्योंकि जो कहते हैं कि जो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे इंडिया में है उसको जो है जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है उसको अच्छे से टैप नहीं किया, उसको अच्छे से हार्नेस नहीं किया हुआ है। और वो कैसे करता है, देखिए जो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर हैं, जब उसमें से लोग जो है निकल के आपके मैन्युफैक्चर सेक्टर में आएंगे, तभी तो जो आपका मेनली जो आपके जो लोगों का जो परचेजिंग पावर आपका परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगा, क्योंकि तभी तो लोग एम्प्लॉय होंगे। ठीक है, तभी तो एक लोगों की जो एक कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट वो बढ़ेगी, और तभी वो डिमांड करेंगे, तभी तो जो हमारे इंडिया में मार्केट है वो बढ़ेगी, तभी तो वो गुड्स की डिमांड करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, जो हमारे इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये क्यों है? क्योंकि हमारा जो इंडिया में जो आपका मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो काफ़ी कम है। तो ये जो है मेनली देखने को मिला है। तो ये पूरा इसकी बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि जिस तरह एक इंडिजिनस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, एक जो उसकी बात कर रहे हैं, और जो एक इकोनॉमिक नेशनलाइजेशन की बात की जा रही है, तो इससे क्या होगा, एक इंडिया देखिए काफ़ी पिछले सालों में जो एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है उसको इंडिया अपना रहा है, मतलब एवरेज टैरिफ भी काफ़ी बढ़ाया हुआ है। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ है, इन सब चीज़ों से अगर हम देखें तो इंडिया जो है जो एक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, और जो बिल्कुल सही नहीं। मतलब अगर हम, क्योंकि देखिए आपका 1991 के पहले इंडिया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करता था, उसके बाद इंडिया ने इकोनॉमी को ओपन किया। तो इससे क्या हुआ है, तो इंडिया को आप ओपन करना ही उचित है, क्योंकि उसमें देखिए जब इंडिया ने ओपन नहीं किया था इकोनॉमी को, तो जो हमारे पास जो इंडिया का एक डेफिसिट था, एक कहते जो एक ट्रेड डेफिसिट था वो काफ़ी बढ़ गया था, और फॉरेन करेंसी भी काफ़ी कम हो गई, तो ट्रेड जो है काफ़ी नहीं हुआ था। और अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है इंडिया करता है, तो जो नई टेक्नोलॉजीज है बाहर से वो इंडिया नहीं प्राप्त कर पाएगा, और जो रिसोर्सेज इंडिया के पास नहीं है वो बाहर से प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो कंप्लीट जो है इंडिजनाइजेशन या फिर जो कंप्लीट इकोनॉमिक नेशनलाइजेशन जो है ये उचित नहीं है। ये पूरा इस आर्टिकल में बात करते हैं। तो ये हुआ हमारा आज का आर्टिकल फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।